दोस्तों हेलो दोस्तों, आपका इस सही सर्वोदय में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज हमारा 13 मई 2023 है। आज का जो न्यूज़ देखेंगे कितना है, जो आज 13 मई 2023 है। आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। और आगामी जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा, इसमें आप उसको नोट कर सकते हैं। इसकी आगामी अगर बात करूँ हाल ही में, तो आपका 69 बीपीएससी 30 सितंबर को होने जा रही है। बाकी अगर बात करें हम बिहार सुपर टेट जो एग्ज़ाम है टीचर्स की, उसमें भी ये चीज़ें काम आएगी, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। आप उसको नोट कर सकते हैं कि जो भी जिनको भी टीचर का एग्ज़ाम देना है, तो इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, प्रयास करें कि अगर वीडियो अच्छा लगे जितना भी हो सके आप उसको सब्सक्राइब करने का प्रयास जरूर करेंगे और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए ये देखेंगे कि व्यापी में मिले शिवलिंग की होगी वैज्ञानिक जांच। वैज्ञानिक जांच के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अब देखा जाए है कहाँ। सबसे पहली बात ये समझेंगे कि वाराणसी है। वाराणसी के ज्ञान व्यापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग सहित अन्य वैज्ञानिक भी जांच की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि शिवलिंग को बिना क्षति पहुंचाए यह जांच किया जाए, लेकिन कोर्ट के ने मंदिर पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए निर्णय दे दिया है कि कोर्ट ने सभी भारतीय प्रत्युत सर्वे मतलब एएसआई के निदेशक से पूछा था कि क्या शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग की जांच की जा सकती है। अब समझेंगे यहाँ पे कार्बन डेटिंग का जो मसला आ गया है, ये कार्बन डेटिंग है क्या, तो इसके बारे में समझ रहे हैं कि कार्बन डेटिंग पुराने जीवाश्म में उम्र निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि है। कार्बन डेटिंग जो प्रणाली है वो क्या है, तो पुराने जीवाश्म में उम्र निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि है। पशु शरीर या पौधे कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं। एक निश्चित मात्रा में रेडियोधर्मी कार्बन वातावरण से कार्बन को अवशोषित कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। अब कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग की संरचना को क्षति पहुंचाए बिना की जाए जांच। वाराणसी की जिला अदालत ने जांच की अनुमति से किया था इनकार। आगे कहा जा रहा है मंदिर पक्ष का क्या दावा है, तो मंदिर पक्ष का ये दावा है कि स्कंद पुराण में स्वयंभू शिवलिंग 100 फीट लंबा बताया गया। सम्राट विक्रमादित्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जिसे औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया और शेष खंडर को मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया। शाही मस्जिद के तीनों गुंबद जो था वो मंदिर के गुंबद को ढककर बनाए गए हैं। शिवलिंग को बोझखाने के रूप में इस्तेमाल कर भगवान का अपमान किया गया। मस्जिद जो पक्ष है उसका दलील कहना है कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत मस्जिद के स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जा रहा है। वह वजूखाने का फव्वारा है। मुस्लिम पक्ष ने इसी आधार पर साइंटिफिक सर्वे का विरोध किया है। आगे चलें, देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। ये दिल्ली का है कि क्या कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर संविधान पीठ के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो है सेवा सचिव को ट्रांसफर करने के फैसले को लागू नहीं कर रही है। इस सरकार का यह भी कहना है कि अदालत की अवमानना के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। चलिए आगे चलेंगे। आगे का जो न्यूज है तो देखिए, बिना भेदभाव वाली लाभ पहुंचाना पंच सच्ची प्राथमिकता होगी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका है कि हिंडनबर्ग अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच पूरी करने के लिए सेबी को मिल सकते हैं और 3 माह। मतलब मार्केट रेगुलर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट की अर्जी दाखिल कर अडानी और हिंडनबर्ग मामले की जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का और वक्त मांगा है। 6 महीने का और वक्त सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सेबी की जांच पूरी करने के लिए 3 महीने का और वक्त दिए जाने का विचार करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने अभी इस बारे में कोई आदेश नहीं जारी किया है। सोमवार को सुनवाई करने के मामले आदेश जारी करने की बात कही गई। इस बीच जस्टिस एओ सप्रे की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रिपोर्ट दाखिल कर दिया है। 130 साल पुराने कानून में बदलाव मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार है। गृह मंत्रालय का कहना है कि मतलब गृह मंत्रालय ने क्या कहा है कि 130 वर्ष पुराने जेल अधिनियम में बदलाव कर व्यापक मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार कर लिया गया है। नए जेल अधिनियम में पुराने जेल अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। यह राज्यों और उनके कानूनी क्षेत्र में मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करने में सहायक होगा। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एवं गृह मंत्री के मार्गदर्शन में लिया गया था। अब समझेंगे जेल अधिनियम 1894 में क्या था। तो जेल अधिनियम जो 1894 जो था, आज़ादी से पहले के काल के अधिनियम था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अपराधियों को हिरासत में रखना और जेल में अनुशासन व व्यवस्था बनाना था। मौजूदा अधिनियम में कैदियों के सुधार और पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं था।
गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि आज जेलों को प्रतिशोधक निवारक के रूप में नहीं देखा जाता है, अपितु बल्कि इन्हें शोधनालय और सुधारात्मक संस्थानों के रूप में देखा जाता है। यहाँ जहाँ कैदी बदलकर एवं पुनर्वासित होकर कानून का पालन करने वाले नागरिक की भांति समाज में लौटे। देखिए, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का है चीज़। क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से मामले दायर करने की सुविधा अब 24 घंटे। मतलब क्या, भारत के प्रधान न्यायाधीश जो अभी डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को फाइलिंग 2.0 सेवा की शुरुआत किया। उन्होंने वकीलों से बात करते हुए उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से मामले दायर करने की सुविधा अब 24 घंटे उपलब्ध होगी। देश भर में ई अदालत और मामले की ई फाइलिंग की वकालत कर रहे प्रधान न्यायाधीश ने शीर्ष अदालत परिसर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। का कहना है कि जिन वकीलों के पास ये सुविधाएं नहीं है और जो तकनीक से परिचित नहीं है, उनकी मदद के लिए 2 सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून के क्रियान्वयन में गंभीर खामियां हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वे समयबद्ध तरीके से इस बात का सत्यापन करें कि सही मंत्रालय, विभाग, सरकारी संगठन, संस्थानों में यौन उत्पीड़न मामलों से जुड़ी समिति गठित हुई है या अथवा नहीं। मतलब शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि यौन उत्पीड़न रोकथाम मतलब जो कानून 2013 के में गंभीर खामियां हैं। जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस सीमा कोहली की पीठ ने ये कहने का कहा है कि यौन उत्पीड़न के मामले पर अनुचित तरीके से गठित समिति नियम कानून के मुताबिक कार्यस्थल पर जांच करने में बाधा साबित होगा। इस अदालत का यह भी कहना है कि यह भी समान रूप से अनुत्पादक होगा कि एक खराब तरीके से बनी समिति आधी अधूरी जांच करे, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगले है कि प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा समलैंगिकों का विवाद। देखिए, समलैंगिक जो है ये बहुत सारे चर्चा में है बहुत दिनों से। इसके बारे में अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि समान लैंगिक बालों को विवाह को कानूनी मान्यता देने का भारत के सामाजिक ढांचे पर विपरीत असर होगा। इस तरह का विवाह मानव सभ्यता का प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा। यह बात एक सामाजिक संस्था के सर्वे से सामने आई है। यह सर्वे सुप्रीम कोर्ट के में समान लिंग के लोगों का विवाह की अनुमति की याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ है। पुणे की संस्था दृष्टि स्त्री अध्ययन के प्रबोधन के सर्वे में लोगों ने कहा है कि इस तरह के लोगों के साथ रहने को विवाह का नाम देने से अराजकता को बढ़ावा मिल सकता है और समाज में क्या होगा तो अराजकता को बढ़ावा मिलेगा और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। महिलाओं के बीच कार्य करने वाली संस्था ने देश भर में 13 भाषाएं बोलने वाले 57,614 लोगों के समान लिंग बालों के विवाह के संबंध में उनके विचार जाने हैं। ये लोग समाज के हर तबके और हर जाति और धर्म के हैं। देखिए, ये AI कहा जा रहा है क्या, तो AI और डाटा साइंस का बनेगा बेसिक कोर्स। मतलब हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI है कि बढ़ते दखल को देखते हुए सरकार ने युवाओं को इस तकनीक के कुशल बनाने की कसरत शुरू किया है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो इंडिया AI विजन पहले से ही लॉन्च कर चुका है। अब इसमें साथ जुड़कर कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय AI में कौशल विकास की मजबूत रूपरेखा बना रहा है। देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए AI और डाटा साइंस का बेसिक कोर्स सहित एक्शन प्लान तैयार करने के लिए सरकार ने समिति का भी गठन कर लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राष्ट्रीय कार्यक्रम NPAI तैयार किया जा रहा है। इसके लिए कई स्तरों पर काम चल रहा है। इसी के तहत पूरा एक्शन प्लान तैयार करने के लिए दोनों मंत्रालयों ने समन्वय से नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की कार्य सदस्यता गठन में 16 सदस्यीय का गठन किया है। आगे चलें। चलिए आगे चल रहे हैं जी। देखिए, तो आप वीडियो को बने रहें और शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसमें देखिए बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल है कि वैज्ञानिक जांच बन सकती है मुकदमे का बड़ा आधार। मतलब इसके बारे में समझें तो ये क्या घटना पहले हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा ने शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग को हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार किए जाने वाले को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उनका मानना है वैज्ञानिक जांच मुकदमे का आधार देते हैं। राम जन्मभूमि मामले में भी ASI की रिपोर्ट बड़ा आधार बना था। ज्ञान वापी प्रकरण में भी वैज्ञानिक जांच से शिवलिंग की वास्तविकता सामने आएगी और फिर उसके अनुरूप कोर्ट में अपना फैसला सुनाएगा। कब क्या हुआ? 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने सिविल अदालत में वाद दाखिल किया था। 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट के कमिश्नर बनाकर ज्ञानव्यापी परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का आदेश दिया था। 16 मई को एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान हिंदू पक्ष ने बुजुखाने में शिवलिंग मिलने की बात कही थी। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर में मिले शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। फिर 18 मई क्या हुआ
सुप्रीम कोर्ट ने उक्त प्रकरण को जिला न्यायाधीश वाराणसी का संदिग्ध करने का आदेश दिया था। 22 सितंबर को मंदिर पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक तकनीक ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार से जांच की मांग से प्रार्थना पत्र दिया था। 11 अक्टूबर को अदालत ने वांदी मंजू व्यास लेखा रखी सीता साहू के वकील को कार्बन डेटिंग अन्य विधि से स्पष्ट करने को कहा। 14 अक्टूबर को जिला जज ने मंदिर पक्ष की शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग को खारिज कर दिया था। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको भी समझेंगे कि हवाला के जरिए कश्मीर में की जा रही थी टेरर फंडिंग, मतलब खाड़ी देशों में रोजगार की आड़ में जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग करने वाले एक नेटवर्क का प्रदेश एजेंसी एएसआई का पर्दाफाश की। इस नेटवर्क में शामिल आतंकियों की एक प्रमुख ओवरग्राउंड वर्कर को भारत सरकार के आग्रह पर ओमान के ने डिपोर्ट कर दिया। इसके बाद जब उसे श्रीनगर लाया गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस वर्ष 2021 से उसकी तलाश में थी, लेकिन वह ओमान में छिपा हुआ था। चलिए आगे चलेंगे। ये चीज़ें आपको समझना जरूरी होगा, क्योंकि खतौना से जुड़ेगा आधार, रुकेगा फर्जीवाड़ा। मतलब क्या है कि बैंक खाता, पैन कार्ड, पेंशन हो या मोबाइल सिम, सभी आधार से लिंक है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि सही व्यक्ति तक सेवा का पहुंचना और फर्जीवाड़े को रोकना। जमीनों की हेराफेरी को रोकने के लिए शुरू की गई 19 कॉलम का रियल टाइम खतौनी में भी अब आधार नंबर दर्ज किया जा रहा है। भू लेख के आधुनिकीकरण एवं कम्यूनिटी के क्रम में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के से जैसे सम्मान, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वामित्व योजना, एग्रो एस्टेक किसान आईडी आदि के लिए आधुनिक खतौनी की जरूरत महसूस हो गई। इसे देखते हुए 13 कॉलम पुरानी खतौनी को 19 कॉलम के रियल खतौनी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत कॉलम संख्या 2 में खातेदार नाम के साथ आधार नंबर लिखा जाएगा, साथ ही भूमि की विरासत विक्रय सभी दिया जाए। नई खतौनी में 19 कॉलम है टोटल, इसको आप जान लेंगे। देखिए ये जो है आपका पीटी का क्वेश्चन है, चक्रवात मोर्चा के कारण पूर्वोत्तर राज्यों के भारी बनता है। ये पीटी में है कि क्या नाम रखा गया था चक्रवात का। मौसम विज्ञान ने शुक्रवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में चक्रवात जो मोर्चा के कारण शनिवार और रविवार को त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, दक्षिण असम में, मणिपुर के कुछ हिस्सों आसपास में भारी बारिश होने की आशंका है। मतलब इसको बात कर रखें कि क्या नाम रखा गया था, ये मोर्चा नाम रखा गया था। देखिए ये है आपका क्या कह रहा है कि प्रत्येक चुनाव की प्रकृति अलग है। अभी जो कर्नाटक चुनाव हाल ही में हुए हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक चुनाव की जो प्रकृति है, नेचर है, वो अलग अलग है। देखिए ये आपका साइंस टेक का होगा, जीवाश्म ईंधन से मुक्ति पाने का अवसर, देश के पूर्वी तट पर हो रही ऊर्जा क्रांति। इसको समझेंगे चीज़ें। हालांकि ये चीज़ें आपका मेंस का टॉपिक है, ये इसको आपको नोट्स करने की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड टॉपिक है ये, तो आप समझ लेंगे चीज़ें, नोट्स भी है इसमें। कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे समझेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में फ्रांस की टोटल एनर्जी और भारत के अडानी समूह ने भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के भद्रक जिले में धमरा नामक स्थान पर 6,000 करोड़ की लागत से बने पूरी भारत के पहले एलएनजी, मतलब एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल को तैयार किया गया। गत अप्रैल में इस टर्मिनल के लिए पहली एलएनजी शिप कतर से उड़ीसा पहुंची और अब यह टर्मिनल पूरी तरह से तैयार होकर अपना काम शुरू करने वाला है। बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में यह टर्मिनल भारत के पूर्वी तट पर ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बन रहा है और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना से जुड़ने का आधार बन रहा है। वस्तुतः अगर देखा जाए तो एलएनजी क्या है, एलएनजी एक जो है द्रवीकृत प्राकृतिक गैस है जिसका आयात निर्यात पानी के जहाजों द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक गैस को अत्यंत कम तापमान लगभग -160 डिग्री तक ठंडा करके द्रवीकृत किया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि एलएनजी की एक यूनिट पुनः शून्य गैस में परिवर्तित करने पर लगभग 6 यूनिट बन जाती है और इसलिए द्रवीकृत करके इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना सुगम होता है। यह प्राकृतिक गैस सर्वाधिक स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है, इसलिए कार्बन मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी और पारंपरिक ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के बजाय अधिक स्वच्छ और किफायती है। उल्लेखनीय है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में अभी तक एलएनजी टर्मिनल नहीं थे, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में 5 और दक्षिण पूर्व में एक टर्मिनल कार्य कर रहा है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। देखा जाए तो भारत के पूर्वी तट के पड़ोसी देश में नेपाल, म्यांमार, चीन के पास भारतीय पत्तन धमरा पर समुद्री मार्ग से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प बन सकती है। बांग्लादेश में पहले से ही गैस ग्रिड की उपलब्धता है, जिसमें इस टर्मिनल से आने वाली गैस को पाइपलाइन के जरिए
बांग्लादेश को भेजा जा सकता है। अभी ही इसके महत्व को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण कंपनियों ने इस टर्मिनल के साथ गैस लेने का दीर्घकालीन कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। फ्रांस की टोटल एनर्जी पहले ही एलएनजी के व्यापार में विश्व की तीसरी बड़ी कंपनी है और ऐसे में 50% की हिस्सेदारी के साथ भारत में अदानी समूह के साथ इस टर्मिनल की स्थापना और संचालन भारत फ्रांस के रिश्तों में मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ लिए इस टॉपिक से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आगे चलें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, कार से सीट बेल्ट, अलार्म, स्टॉपर की बिक्री पर रोक, ये तो है चीज़ें। देखिए क्या है कि डिजिटल संपर्क में सशक्त बन सकते हैं लोग। मतलब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा है कि विकासशील देशों में सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी के आंकड़ों से परे देखने की जरूरत है। इतना ही नहीं, डिजिटल संपर्क को बेहतर कर यहाँ के लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है। सीतारमण ने जापान के निगाता शहर में G7 के समूह के बैठक किया में शामिल होते हुए कहा है उन्होंने कि प्रौद्योगिकी से गरीब व्यक्ति के लिए बाजार और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच का रास्ता आसान हो सकता है। उनका यह भी कहना था कि उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्था में जलवायु सुरक्षा और वृद्धि को लेकर असमंजस की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि ये देश आने वाले संकट और सामाजिक आर्थिक बदलाव के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए बताया कि पर्यावरण का जो महत्व और उपलब्धि में और दीर्घावधि में इन दोनों के बीच संतुलन साधने पर बल दिया। ब्राजील ने G20 को लेकर भारत को सराहा है। मतलब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जेर्जिवा से मुलाकात की। सीतारमण ने ब्राजील ने अपने समकक्ष हद्दा फर्नांडो से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि फर्नांडो ने G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत के संचालन की सराहना की है। देखिए आगे चले हम, कहा क्या जा रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में SCO देशों को करने होंगे साझा प्रयास। मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री भारती प्रवीण पवार ने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब SCO सदस्य देशों को स्वास्थ्य मंत्रियों की आयोजित वर्चुअली बैठक के छत्र में शस्त्र की आयोजित अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में SCO देशों से परस्पर सहयोग करने का आह्वान किया। बैठक में SCO सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री, WHO के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियस और SCO के महासचिव झांग मिंग सहित उच्च स्तरीय हितधारकों ने भाग लिया। भारतीय परिवार ने कहा कि मानव जाति की भलाई के लिए SCO द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी, आर्थिक विकास के वैश्विक स्वास्थ्य को ऊपर उठाएगा और आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मोर्चा तैयार करेगा। ये चीज़ें नतीजा है। इमरान खान को भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुका है। अभी जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, जब राष्ट्र समझौतों का उल्लंघन करते हैं तो ऐसे होती है भरोसे की क्षति। मतलब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को चीन पर परोक्ष करते हुए उनका कहना है कि जब राष्ट्र जो हमारा कानूनी दायित्वों के अवहेलना या लंबे समय से चले आ रहे समझौता का उल्लंघन करते हुए भरोसे की भारी क्षति पहुंचती है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित हिंदी महासागर सम्मेलन के छठे संस्करण को संबोधित करते हुए जयशंकर का कहना था कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझा चिंता ये है कि अव्यवहार परियोजनाओं के माध्यम से ऋण का बोझ बढ़ाया जा रहा है। चीन के द्वारा भारत के साथ सीमा समझौते के उल्लंघन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जब राष्ट्र कानूनी दायित्वों के अवहेलना या लंबे समय से चले आ रहे समझौतों का उल्लंघन करते हैं, जैसा कि हमने देखा है कि इससे भरोसे से को भारी नुकसान पहुंचता है। भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती और उसके आक्रामक व्यवहार की आलोचना करता रहा है, जो सीमा संबंधी समझौते का उल्लंघन है। जयशंकर ने कहा कि पिछले 2 दशकों के कुछ सबक हैं जिन्हें हम अपने जोखिम पर अनदेखा करते हैं। चलिए आगे चलें। चलिए, तो हम लोगों ने आज का जो टॉपिक्स था उसको मैंने डिस्कस किया है। कृपया आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हमें उससे मोटिवेशन प्राप्त होती है और बताने में हमें अंदर से मोटिवेशन मिलती है चीज़ें। तो इसको ज़रूर आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए तो ठीक है, तो हम लोग और वीडियो को शुरू से रात तक जरूर देखेंगे। और ठीक है, तो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।